अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी कहते हैं और जिसका चैप्टर नंबर 6 बनता है। मैंने ये राइट साइड पे पिक्चर अटैच कर दी है एक्सरसाइज की, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप वहाँ से भी उसका क्वेश्चन जो है टैली कर सकें। तो ये फर्स्ट टाइम मैं वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये जो डिजिटल वाइट बोर्ड है। तो अगर इसमें थोड़ी सी जो आएगी भी प्रॉब्लम राइटिंग की आए तो उसके लिए पहले से अपॉलॉजीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव कर लूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि हमने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सिंप्लीफाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी ए से लेकर एफ तक पार्ट लिखे हुए हैं आप उनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें किसी भी किस्म की कटिंग की कोई गुंजाइश ना हो। कोई भी चीज़ इसमें जब हम फाइनल फॉर्म क्वेश्चन की बना लें उसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो, कोई भी फैक्टर ना बचे, सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये भी होता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस के अंदर हाईएस्ट पावर आ रही हैं आप उनको रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएं। अगर कोई पावर 3 आ रही है तो आप उसको रिड्यूस करके 1 तक ले आएँ, कोई 2 आ रही है तो उसको रिड्यूस करके 1 तक ले आएँ। ये भी सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। इसके अलावा क्वेश्चन को आसान बना देना भी उसकी सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। इसके काफ़ी ज़्यादा रफ मीनिंग हो सकते हैं। तो आप लोगों ने यही देखना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो हमारे पास फाइनल फॉर्म हो उसमें मजीद किसी भी किस्म की कटिंग की, किसी भी किस्म की मजीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश अगर ना बची तो हम कहेंगे हमने अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और सबसे पहला जो इसमें पार्ट है, पार्ट नंबर A, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर A करते हैं जी हम सबसे पहले। तो पार्ट नंबर A में लिखा हुआ है मेरे पास xy प्लस 3y, यानी इसकी जो न्यूमरेटर है उसमें मेरे पास मौजूद है xy प्लस 3y और नीचे मेरे पास मेंशन्ड है 4x प्लस 12। तो ये आप देख भी सकते हैं, राइट साइड में मैंने पिक्चर अटैच की हुई एक्सरसाइज की, 4x प्लस 12। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो आपके पास जब भी सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन है आप देखें उसके न्यूमरेटर में टर्म्स कौन सी लिखी हुई हैं, उनके दरमियान में कौन सा ऑपरेटर है, वो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या हो रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऊपर टर्म्स लिखी हुई आए और वो प्लस या माइनस हो रही हो तो आपने हमेशा सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अगर आ रही होगी तो आपने उसी वक्त कॉमन उसको फाइंड आउट कर लेना है, उसको कॉमन उसका निकाल लेना है ताकि आपको फ़ायदा हो। तो आप देखें यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है xy और एक टर्म है 3y ऊपर, और ये दोनों टर्म्स के अंदर दरमियान जो है एडिशन का साइन है। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो उसका मतलब हम चेक कर सकते हैं कि क्या इन दो चीज़ों में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर x के साथ भी y है और इधर 3 के साथ भी y है, यानी इन दोनों चीज़ों में y कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम बाहर कॉमन के तौर पे लिखेंगे। हम लिखेंगे इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर y कॉमन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो चीज़ आप कॉमन निकाल लेंगे उसके बाद उसमें कोई और चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जब इसमें से y कॉमन निकाला है तो आप देखें x और 3 में और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जो चीज़ मैं कॉमन निकालूंगा उसके बाद ब्रैकेट डालूंगा, अंदर लिखूंगा x, क्योंकि y तो बाहर कॉमन आ चुका है, सिर्फ x बचेगा, प्लस और 3 कॉमन नहीं आया इसलिए यहाँ पे तो 3 आएगा, और जो y ये वाला साथ में लिखा हुआ था वो तो बाहर कॉमन आ चुका है और वो इसलिए बाहर ही रह जाएगा, यानी अंदर सिर्फ x प्लस 3 बचेगा। इस कॉमन वाली चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जो चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं, या आप जैसे आपको पता चल गया कि इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो आप इस y को इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दें जिसमें से आपने कॉमन लिया है। यानी आप y को xy के ऊपर भी डिवाइड कर दें, यानी xy डिवाइडेड बाय y कर लें, ठीक है। तो और इसी y को 3y पे भी डिवाइड कर दें, यानी 3y, और इसको भी डिवाइड कर लें आप किसके ऊपर, y के ऊपर। तो अब देखिए y से कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे पहले क्या बचेगा x, और इधर भी y से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3। तो हमने भी अंदर यही लिखा हुआ है x प्लस 3, साइन वैसे ही लिखा हुआ है, और x और 3। तो ये बताना मैंने चाहा है कि जो चीज़ हम कॉमन ले रहे होते हैं वो बेसिकली हम इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं और जो आंसर आ रहा होता है वही हम ब्रैकेट्स के इनसाइड लिख रहे होते हैं। तो आप चाहे इस वे से कर लें या चाहे डायरेक्ट ही कर लें कि जो चीज़ कॉमन निकाल ली वो बाहर और जो चीज़ कॉमन निकालने के बाद बच रही है वो इनसाइड, तो वो भी काम आपका ठीक होगा। तो ऊपर तो y कॉमन आ चुका है, नीचे लाइन लगाएंगे। अब नीचे लिखा हुआ है 4x प्लस 12, यहाँ भी प्लस का साइन है यानी कॉमन देखा जा सकता है। तो x तो 2 बार नहीं आ रहा, लेकिन 4 और 12 दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो 4 पे डिवाइड होते हैं, यानी 12 को भी अगर आप 4 पे डिवाइड कर लें तो आपको आंसर मिलेगा 3। और इसी तरीके से अब इस 4 को तो ये तो लाजमी खुद से ही 4 पे डिवाइड होगा, 4 को भी 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 4 1 टाइम्स 4 यानी 1।
तो जब ये दोनों नंबर किसी एक नंबर पर डिवाइड हो रहे होंगे तो जिस नंबर पर डिवाइड हो रहे होंगे वो चीज़ भी कॉमन के तौर पे लिखी जाएगी। शर्त ये होनी चाहिए कि जो चीज़ आप कॉमन निकाल रहे हैं नंबर्स के केस में वो सबसे बड़ा नंबर हो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 4 और 12 को सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करने वाला ये नंबर 4 ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बाहर 4। तो फिर से ब्रैकेट्स लगाएंगे, 4 जितने टाइम्स होगा वो हम ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखेंगे। 4 1 टाइम्स 4 होता है तो यहाँ पे लिखूंगा 1 और साथ x वैसे, क्योंकि x तो वैसे भी कॉमन आया ही नहीं है। प्लस का साइन, ठीक है। 4 3 टाइम्स 12 होता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 और ब्रैकेट क्या कर दूंगा क्लोज। आप 1x लिख लें या सिंपल x लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, तो इसलिए इसका मतलब है ये भी x लिखा हो या 1x लिखा हो इसका भी मीनिंग सेम है। तो इससे क्या पता चला कि ऊपर भी x+3 आ रहा है, नीचे भी x+3 आ रहा है, और ये वाला x+3 भी इस y से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला x+3 भी इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन का केस हो, ऊपर भी कोई चीज़ दो चीज़ें मल्टीप्लाई है, नीचे भी दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनमें कोई चीज़ सेम हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये x+3 और ये x+3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर में बचेगा, ऊपर बचेगा y, यानी ऊपर आप लिखेंगे y और नीचे बचेगा हमारे पास 4। तो इसका आंसर आ गया y/4। ये था हमारा इसका पार्ट नंबर ए। अब आपने कॉमन की टेक्निक समझ ली होगी, मैंने कॉमन की टेक्निक यहाँ पे डिटेल में आपको बता दी है, तो यही चीज़ मैं आगे भी फॉलो करूँगा। तो आपको जब भी कॉमन में मिस्टेक आए तो आप ए वाले पार्ट को दोबारा देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं इसके अब पार्ट नंबर 2 पे, यानी पार्ट नंबर बी पे बेसिकली। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि हमें मुश्किल ना हो। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी पे। तो पार्ट नंबर बी में आप देख सकते हैं राइट साइड पे पिक्चर में लिखा हुआ है 8a + 4b डिवाइडेड बाय bc + 2ac। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इस पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी है हमारे पास। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 8a + 4b और नीचे ये डिवाइड हो रहा है bc + 2ac से, bc प्लस और 2ac। इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखें जो ऊपर दो टर्म्स लिखी हुई हैं 8a और 4b, ये जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं ऊपर हमारे पास, ये दोनों टर्म्स के अंदर भी दरमियान में प्लस का साइन है। इसका मतलब आप इन दोनों में से देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं। a और b तो डिफरेंट है, ये तो कॉमन नहीं हो सकते। 8 और 4 कॉमन आ सकते हैं। तो 8 और 4 को कॉमन देखने के लिए हमें वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 8 और 4 को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो। 8 और 4 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर सिर्फ हमारे पास कौन सा मौजूद है 4, यानी 4 ही ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करता है 2 टाइम्स और इस 4 को भी डिवाइड करता है 1 टाइम्स। इससे बड़ा कोई और नंबर मौजूद नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। तो मैं बता चुका हूँ नंबर्स के केस में जो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा होता है वही कॉमन के तौर पर लिखते हैं। तो 4 क्या आ गया इसमें कॉमन, तो आगे लिखेंगे ब्रैकेट्स। 4 2 टाइम्स 8 होता है तो जितने टाइम्स होता है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ पे आ गया। a साथ हमारे पास वैसे ही रहेगा, प्लस का साइन भी जो हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। 4 1 टाइम्स 4 होता है तो आप लिखेंगे 1 और यहाँ पे b साथ वैसे ही, क्योंकि b तो कॉमन नहीं आया, और ब्रैकेट क्लोज। मैं आपको बता चुका हूँ जो चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं आप दोनों से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही ब्रैकेट्स के इनसाइड आप लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। डिवाइड का साइन, BC और 2AC में से सिर्फ C कॉमन है। यहाँ पे भी C लिखा हुआ है, यहाँ पे भी C लिखा हुआ है, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है इसलिए कॉमन देख सकते हैं। तो इसमें तो बाहर आ गया C कॉमन, ब्रैकेट्स डालेंगे तो जो चीज़ कॉमन आ चुकी है वो तो बाहर जा चुकी है, तो सिर्फ अंदर बचेगा B प्लस का साइन, यहाँ बचेगा 2A आएगा, C नहीं आएगा क्योंकि C हम बाहर कॉमन लिख चुके हैं। अगर C की पावर 2 होती तो इसका मतलब होता है 2 C थे, एक C बाहर लिखा होता तो एक यहाँ पे लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही C है तो एक ही C बाहर कॉमन के तौर पे है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये आएगा B + 2A। तो कॉमन का मेथड मैं भी बता चुका हूँ पार्ट नंबर ए में, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप और अच्छा समझ लें। अब देखिए ये चीज़ लिखी हुई है 2A + 1B और ये लिखी हुई है सिंपल B + 2A। इसको भी 1B लिख लें या B लिख लें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आप यहाँ पे 1 हटा लें या यहाँ पे लगा लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 1B हो या B हो, इसका मीनिंग सेम ही लिया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप लेट से 3 + 2 कर रहे हैं और अगर आप 2 + 3 कर रहे हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के आंसर जो है आपके पास 5 ही आते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2A + 1B लिखा हो या 1B + 2A लिखा हो, ये सिर्फ आगे पीछे करके लिखे हुए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप इनको एक ही जैसा बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 4, ऊपर वाले को मैं लिख लेता हूँ 2A + B और नीचे वाले को भी इसी तरह लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों सेम है। तो नीचे बचा हुआ C और इस B + 2A को भी लिख लेता हूँ मैं। इसको प्रॉपर कर लेता हूँ ज़रा, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 2A + B। देखिए मैंने 1B नहीं लिखा, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, B या 1B लिखे, दोनों के मीनिंग सेम है।
तो यहाँ पे भी ये 4 इन दोनों टर्म से यानी 2a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी c इन दोनों टर्म से यानी 2a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कटिंग हो सकती है। तो इसका मतलब है ये 2a प्लस बी और ये 2a प्लस बी तो हो गए कट। तो हमारे पास जो आंसर बचा सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो बचा 4 और नीचे बचा c। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो हमने पार्ट नंबर बी भी सॉल्व कर लिया है, वो है 4/c। तो मैंने कॉमन और जो आपको बता दिया कॉमन के मुतालिक, कटिंग के मुतालिक, ये चीज़ें आप जहन में रखें क्योंकि मैं हर बार इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये था इसका बी पार्ट। अब करते हैं इसके हम सी पार्ट की तरफ, ठीक है। तो सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, सी पार्ट है। सी पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है a² + 2ab/6 है। तो ये होगा a² + 2ab, ठीक है, ab। और नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नीचे लिखा हुआ है 6a। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी आप देखें ऊपर 2 टर्म्स आ रही है और उनके दरमियान प्लस का साइन है, इसका मतलब इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। तो इधर लिखा हुआ है a² और इधर लिखा हुआ है a, इन दोनों में a ही कॉमन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि a के ऊपर पावर 2 है और इस a के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो आप खुद से कंसिडर कर लें इसके ऊपर पावर 1 है। जब भी लेटर के केस में कोई चीज़ कॉमन निकालेंगे आपने हमेशा छोटी पावर को कॉमन के तौर पे लिखना है, यानी इसकी पावर 2 है ये कॉमन नहीं आएगी बल्कि a की पावर 1 वाला कॉमन के तौर पे बाहर आएगा। छोटी पावर कॉमन निकालनी है लेटर के केस में, और नंबर के केस में जो उनको सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला है वो कॉमन निकालना है, यानी एक तरह का उल्टा हिसाब है लेटर्स में और नंबर्स के केस में। तो a² और a में से तो फिर बाहर कॉमन आ जाएगा सिंपल a, इसके बाद पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट a² का मतलब है 2a है, एक a बाहर आ चुका है तो आप खुद से कंसिडर कर लें सिर्फ अंदर कितने a बचेंगे, सिर्फ एक a ही बचेगा। प्लस का साइन, 2 तो कॉमन आया ही नहीं है, ये तो वैसे ही आएगा। ये वाला a 1 ही पावर के साथ बाहर आ चुका है तो इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा b। आपको अगर एक कॉमनर प्रोसीजर समझना है इसका पार्ट नंबर a जो मैंने अभी बताया देख लें। आप इस a को a² से भी डिवाइड करें, इस a को 2ab से भी डिवाइड करें, जो आंसर मिले उसको प्लस साइन के साथ लिखें तो देखें वो यही बन रहा होगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। नीचे डिवाइड का साइन 6a को आप मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वो वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब ये a इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये 6 भी a से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कटिंग करी जा सकती है ऊपर नीचे। तो इधर भी a लिखा हुआ है, इधर भी a लिखा हुआ है, यानी ये वाला a इस a से क्या हो जाएगा, कैंसर। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ऊपर बचेगा a + 2b और नीचे बचेगा जस्ट 6। तो यही हमारे पास है इसका आंसर। ये हो गया इसका पार्ट नंबर सी। अब चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। तो इसको रब कर देता हूं मैं, पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है c² - cd। तो c² - cd है, तो ये इसका पार्ट नंबर डी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर डी है हमारे पास, वो है c², ठीक है, और नीचे है c² - cd। तो अब देखिए इसकी जो न्यूमरेटर है उसमें तो कोई भी और सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप c² को तो वैसे ही लिख लें, ठीक है। और नीचे माइनस का साइन आ रहा है, प्लस या माइनस के साइन में कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ पे भी c लिखा हुआ है और यहाँ पे भी c लिखा हुआ है, इसका मतलब c कॉमन आ सकता है। और अभी बताया जब भी लेटर्स कॉमन आ रहे हों तो उसमें जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन के तौर पे लिखते हैं। यहाँ पे c की पावर 2 है, यहाँ पे c की पावर 1 है, तो छोटी पावर c की पावर 1 है, इसको आप बाहर कॉमन के तौर पे लिखेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे। ये 2 c हैं, एक c बाहर आ चुका है तो अंदर सिर्फ एक c बचेगा, इसके अंदर एक c रहेगा, माइनस का साइन आएगा। ये वाला c कॉमन आ चुका है तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, d, तो यहाँ पे आ जाएगा d। अब आपने मजीद कटिंग करनी है तो देखें c² तो ऊपर आइसोलेटेड है, सिर्फ एक ही है, इधर ये c इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कटिंग हो सकती है। ऊपर भी c² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। c² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c² ही आएगा। इससे ये शो करवाया जा सकता है कि ये 2 चीज़ें भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 2 चीज़ें भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कटिंग पॉसिबल है। आप ये ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जिससे आपको समझाने के लिए बता दिया। तो ये ऊपर 2 c हैं, नीचे सिर्फ एक c है, तो जब ये एक c इस एक c से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक c तब भी बचा रह जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 c थे और नीचे बचा रह जाएगा जस्ट c - d। तो यही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर डी। अब चलते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। तो पार्ट नंबर ई करते हैं इसका।
तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है ब्रैकेट्स m माइनस n और स्पेस बार होल स्क्वायर आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन है जिसपे होल स्क्वायर आया है, डिवाइड का साइन है नीचे, और नीचे लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस और साथ है m और साथ है n। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आपने देखना है कि जब भी होल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आए हैं आपके पास, तो आपने बहुत उसको क्लोजली देखना है कि इसमें कोई चीज़ कटिंग हो रही है या कोई चीज़ सेम बनाई जा सकती है, उसके बाद आपने एक्सपेंशन शुरू करनी है। अक्सर स्टूडेंट इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो उस पर अप्लाई कर देंगे, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा। आप देखें अगर ऊपर m माइनस एन लिखा हुआ है तो नीचे भी m माइनस एन बनाया जा सकता है। ये आपने लाजमी देखना है कि अगर जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है क्या वो नीचे बनाई जा सकती है। अगर बनाई जा सकती है तो पहले कॉमन ले लें, उसके बाद उसको एक्सपेंशन का सोच लीजिएगा। अगर नहीं बनाई जा सकती तो जस्ट इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, वो भी इनफ होगा। लेकिन मुझे लग रहा है मैं m माइनस एन जैसा नीचे बना सकता हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, मुझे इसकी पावर और इसका फार्मूला ओपन करना नहीं पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी जस्ट ऊपर वाली चीज़ जो है वो वैसे ही कोड कर रहा हूँ, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है m और माइनस और n, ये मैं वैसे ही कोड कर रहा हूँ, उसको वैसे ही लिख रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ चेंज अभी नहीं कर रहा। और जो नीचे है इसमें देखें यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, तो ये m स्क्वायर है और ये m है। अभी बता चुका हूँ लेटर के केस में छोटी पार कॉमन आती है, तो छोटी पार ये सिंपल m बनती है, तो m कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट्स डालनी पड़ेगी। ये 2 m थे, एक m बाहर है, तो अंदर सिर्फ आपको एक m ही लिखना पड़ेगा। माइनस का साइन आएगा, ये वाला m तो कॉमन आ चुका है बाहर, तो सिर्फ बचेगा n। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ है, ये जो मैं चीज़ मिली है m माइनस एन, ये एग्जैक्टली ऊपर जैसी है, बस फ़र्क ये है कि इसकी पार 1 है और उसकी पार 2 है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो 2 पार हैं, यानी इसका मतलब है ऊपर 2 बार m माइनस एन लिखा हुआ है, ये बेसिकली कट आउट हो जाएगी इस एक वाले से, यानी ऊपर जस्ट एक मरतबा m माइनस एन बचेगा, ठीक है, और नीचे बचेगा जस्ट m। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर हम इसको इसकी पावर की तरफ से सॉल्व करना शुरू कर देते, इसकी पावर को एक्सपेंड कर लेते, तो तब हमारे पास इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता। इसी वजह से हमने नीचे कॉमन लिया, ऊपर और नीचे जो चीज़ें सेम बन गई और वो कट होने के बाद आसानी से हमारे पास सॉल्व हो गई हैं। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर ई। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट एफ की तरफ, तो जल्दी से हम कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ। तो ये है इसका पार्ट नंबर एफ। तो पार्ट नंबर एफ है 5 PQ और नीचे है 15 P माइनस 10 PQ, ठीक है। अब देखें ऊपर तो सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब 5p की कलेक्टिवली एक ही टर्म है, तो इसको आप वैसे ही नोट डाउन कर लें, इसमें तो भी कुछ कॉमन आप नहीं ले सकते, यानी ऊपर जो 5pq लिखा हुआ है इसको आप वैसे ही लिख लें। नीचे देखें अब क्या कुछ कॉमन आ सकता है, क्योंकि नीचे माइनस का साइन है, तो इन दोनों टर्म में से देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 15 और 10 ये दोनों नंबर जो हैं ये 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, और 5 सबसे बड़ा नंबर है जो 15 और 10 को डिवाइड कर देता है। मैं आप कॉमन का नहीं दोबारा से बताऊंगा, तो 5 यहाँ पे तो लाजमी कॉमन आएगा। पार्ट नंबर आप ए देख लीजिएगा, मैंने आप कॉमन का काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। इसके अलावा p यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों सेम ही है, तो यानी p भी कॉमन आएगा। इसमें कोई पार का इशू तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों की पार सेम ही है। तो जब 5p कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट्स लगाएंगे। 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो अंदर आएगा 3। एक p था वो कॉमन आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे और कुछ भी 3 के साथ नहीं आने वाला। माइनस का साइन, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे आएगा 2। और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, p तो बाहर कॉमन आ चुका है, तो इसलिए p तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे साथ लिखेंगे हम जस्ट q और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब आप देखिए ऊपर 5pq मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 भी इस सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कटिंग हो सकती है। तो ये ऊपर जो 5 है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो p है इस p से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर मिलेगा q डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2q, ठीक है। वैसे तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये भी इनफ है, लेकिन आप इस आंसर को थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख देता हूँ, आपको जो सूट करे वो आप यूज़ कर लें। इस आंसर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम फर्ज कर लें कि ऊपर जो q है वो वैसे ही रहने दें, और ये जो नीचे में ये माइनस है ना, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। या आप एक तरह का कह लें हम इस चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह का आप सोच लें, लेकिन बेहतर ये कहना है कि हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो माइनस में बाहर कॉमन लूँगा वो बाहर लिखते हैं, हमेशा ब्रैकेट्स डालते हैं,
जो चीज़ अंदर माइनस की होती है उसे प्लस बना देते हैं, जो प्लस की होती है उसे माइनस बनाते हैं। ये 3 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, यानी ये -2 बेसिकली क्या बन जाएगा +2, इसके पीछे आप प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और ये +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। याद रहे माइनस इस तरह कॉमन लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप ये माइनस पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये फिर दोबारा -2 और ये जो है आपके पास सॉरी ये मैं पे माइनस लिखना था, मैं गलती से प्लस लिख दिया, यहाँ पे प्लस था, तो ये जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए था माइनस। तो जब आप ये माइनस ओपन करेंगे तो ये -3 वापस +3 हो जाएगा, और ये -2 वापस +2 हो जाएगा। तो ये भी इसका आंसर करेक्ट है। और इसी चीज़ को कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं कि ये माइनस का साइन बीच में लिख लेते हैं या ऊपर q के साथ लिख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं 2q - 3। तो ये सारे के सारे आंसर करेक्ट हैं, आप इसमें से जो सा भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2।